नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिस्टॉक्स में। मैं हूं सी अंकुर दिरासरिया और मेरी पिछली वीडियो पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया कि अब हम उसकी एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं टैक्स के ऊपर, जिसे हम टैक्स टॉक्स का नाम दे रहे हैं। और उस पर हम वो वीडियो लेके आएंगे सेकेंड एंड फोर्थ वेडनेसडे हर महीने के। तो आज आप पहला वीडियो जो देख रहे हैं सेकेंड वेडनेसडे इस महीने का, अगला वीडियो इसी सीरीज़ में फोर्थ वेडनेसडे को आपको मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या क्या है इनकम टैक्स एक्ट में, कहाँ कहाँ कैश ट्रांजैक्शंस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहला सेक्शन जिस पे हम बात करेंगे वो है सेक्शन 48(3). 48(3) में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है बिजनेस एक्सपेंसेस के ऊपर, यानी कि अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस कैश में की जाती है उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होती है। इस सेक्शन में बोला गया है कि अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं बिजनेस पर्पस से जिसे आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आप उसे 10,000 रुपीज़ से अगर ऊपर है तो आपको कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, आपको बैंकिंग रूट से ही उस ट्रांजैक्शन को करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर कैश में अगर उस ट्रांजैक्शन को करते हैं तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाती हैं। डिसअलाउ होने के बाद आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता है, आपका उससे टैक्स भी इन्फ्लेट हो जाता है और आपको रिजल्ट के तौर पे टैक्स ज़्यादा जमा कराना पड़ता है। वजह ही आपका खर्चा लगा है, मगर क्योंकि आपने उसे कैश में कर दिया था तो अलाउ नहीं हो पा रही है और एक्सपेंसेस आपकी कंसिडर नहीं हो कि आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स पर्पस से ज़्यादा आ रहा है। अगला सेक्शन दोस्तों है सेक्शन 43। ये सिमिलर लाइंस पे ही है पिछले सेक्शन से। इस सेक्शन में बस कैपिटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करी गई है। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हम किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या कोई किसी तरह के इस तरह के एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जैसे अगर हमने कोई व्हीकल परचेज़ किया, किसी भी तरह का कोई वेइंग स्केल अपनी दुकान के लिए परचेज़ किया या गोडाउन के लिए परचेज़ किया, या इस तरह का कोई भी एसेट परचेज़ किया जिसकी पेमेंट हमने अगर कैश में कर दी और 10,000 से ज़्यादा कर दी, तो 10,000 से ज़्यादा करने पे वो जो पोर्शन है आपके अकाउंट में जो आपने फिक्स एसेट्स में कर रखा है और आप उसे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे हर साल, वो डेप्रिसिएशन उसने पोर्शन जितने भी आपने कैश पेमेंट किया था अलाउ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एसेट आपने 20,000 रुपये में कैश में ख़रीद लिया और उसकी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन आप बुक्स में दिखा रहे हैं, यानी 2,000 रुपये सालाना, तो 2,000 रुपये सालाना आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के समय अलाउ नहीं किया जाएगा। उसी से आपका वही नतीजा होगा जो पिछले सेक्शन में हुआ था, आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, उसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो चलिए अगला सेक्शन इस पे बात करते हैं। ये रिलेटेड है लोन से। लोन से रिलेटेड सेक्शन 269 SS, जिस पे भी हम बात करेंगे। इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है लोन लेने पे 20,000 से ज़्यादा आप किसी भी इंडिविजुअल से लोन नहीं ले सकते। और ये सेक्शन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है, HUF पे भी लागू होता है, हर किसी पे लागू होता है, चाहे वो बिज़नेस इनकम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, बिज़नेस इनकम नहीं भी अर्न कर रहा है, चाहे कोई भी तरीके की इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन वो कैश में किसी से 20,000 से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यानी कि अगर वो साल में 5-5 हज़ार करके 5 बार भी किसी एक इंसान से लोन ले रहा है तो भी वो नहीं माना जाएगा। आपको लोन लेने के लिए बैंकिंग चैनल का ही यूज़ करना है। बैंकिंग चैनल यानी कि आप डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हो, चेक का यूज़ कर सकते हो, NEFT, RTGS, UPI, QR कोड, बहुत तरह की चीज़ें आजकल हैं। ऐप पे ऐप्स बन गए, कई तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, बैंक के खुद के भी ऐप्स हैं। तो आपको उन मीडियम्स का ही यूज़ करना होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मोटी मोटी बात यही है। इसी तरह का एक सेक्शन और है सेक्शन 269T, जो लोन रीपेमेंट के बारे में बात करता है। लोन रीपेमेंट करोगे तो आप 20,000 से ज़्यादा किसी को भी साल में रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको उसमें भी बैंक से ही यूज़ करना है, बैंक का रूट यूज़ करके ही ट्रांजैक्शन को करना है। इन दोनों सेक्शन में पेनल्टीज़ क्या है, दो, एक है लोन लेने पे, एक है लोन रीपेमेंट पे। इन पे पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने जितनी अमाउंट की लोन रिसिप्ट करी थी 269 SS जिसे पेनलाइज कर रहा है, उसकी पेनल्टी अमाउंट इक्वल टू सम रिसीव्ड ही है, यानी कि आपने जितने रुपए का लोन लिया था कैश में वो पूरी पेनल्टी के तौर पे आपको जमा करानी पड़ेगी। सिमिलरली आपने जो रीपेमेंट किया था
269T में जिसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है उस पर भी आपको अमाउंट इक्वल टू रीपेमेंट ही जमा कराना पड़ेगा, यानी कि पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। 20,000 की अमाउंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है, कोई अगर लोन ले रहा है दे रहा है तो इसीलिए बैंकिंग चैनल का यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भी एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद हम जो सेक्शन पे बात कर रहे हैं वो सेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंट है, मगर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है ये भी। इसमें इन्होंने कहा है सेक्शन 269 ST में कहा है कि आपको 2 लाख से ऊपर कोई भी सम रिसीव नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से देखा जाता है इसे। एक ट्रांजैक्शन, अगर आपने किसी से एक बिल ले लिया, किसी को आपने एक बिल इशू किया और आपने उस बिल के अगेंस्ट 2 लाख रुपए से ऊपर ले लिया तो ये सेक्शन का वायलेशन हो जाएगा। अगर आपने किसी इंसान से 2 लाख रुपए से ऊपर रिसीव कर लिया किसी भी तरीके से तो भी इस सेक्शन का वायलेशन हो जाएगा। एक इवेंट आप अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर यानी कि आपने किसी की शादी का इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसमें कैटरिंग भी शामिल है, उसमें डेकोरेशन भी शामिल है, उसमें उनका और भी कुछ भी, अगर कोई रिचुअल्स है उसमें फ़ोटोग्राफी भी शामिल है, मेकअप मैन भी, सब कुछ शामिल है। उसके लिए आपने अलग अलग तरह के बिल्स रेज किए। से सपोज एक इवेंट, शादी से रिलेटेड ही इवेंट के लिए से आपने मेकअप वाले का 50,000 रुपये का बिल रेज किया, केटरिंग का आपने 3 लाख रुपए का बिल रेज किया, फिर आपने डेकोरेशन के लिए 60,000 रुपये का बिल रेज किया, अलग अलग बिल आपने रेज किया और आपने हर एक बिल के अगेंस्ट कैश पेमेंट ले ली, मगर ये सब एक इवेंट से रिलेटेड है। तो यानी कि ये सेक्शन इसे भी अलाउ नहीं करता है कि एक इवेंट से रिलेटेड आपने अगर मल्टीपल बिल्स किए हैं या इस तरह की कोई बिलिंग की है, देने वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, अनटिल अनलेस वो सेक्शन 40A(3) या 43 में कवर होता है, यानी कि बिजनेस एक्सपेंसेस कर रहा है। अगर वो पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है, जैसे एक शादी एक पर्सनल अफेयर है, तो अगर वो दे रहा है तो उस पर यहाँ पे कोई तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लेने वाले पे है। सिमिलरली कोई सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट नहीं ले सकता 2 लाख से ज़्यादा, यानी कि अगर कोई ज्वेलर है, अगर वो 2 लाख 3 लाख रुपए की कोई ज्वेलरी बेचता है तो भी वो उस ज्वेलरी के अगेंस्ट 3 लाख रुपए की कैश रिसीव नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई सर्विस प्रोवाइडर भी इसे नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। और इनफैक्ट इसमें ये भी बात है कि आप गिफ्ट भी नहीं ले सकते हो 2 लाख से ऊपर, उसमें भी इसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और इसकी वायलेशन की पेनल्टी क्या है? इसकी भी पेनल्टी वही सेम है, अमाउंट जितनी आपने रिसीव करी है उतनी ही अमाउंट की आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है ये भी, इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आए और हमने जल्दीबाजी में अगर इस तरह का कुछ भी अरेंजमेंट कर लिया तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जितने रुपए की सेल हुई है उतने ही रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे और हम जो ख़रीद करके लाए थे वो तो हमारा पैसा गया ही। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो वो डिडक्शंस के बारे में आते हैं। कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो आपको कैश पेमेंट करने से नहीं मिलते। डिडक्शन कौन से ऐसे हैं? एक आता है ATD हमें होता है मेडिकल इंश्योरेंस का जो बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। जब हमारी इनकम टैक्स कंप्यूट की जाती है तो वहाँ हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का एक डिडक्शन मिलता है सेक्शन ATD में, मगर वो डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के थ्रू दिया है किसी भी मीडियम से, ना कि कैश में। अगर आप कैश में देते हो तो वो नहीं माना जाता। हालांकि इसमें एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपये जो मिलता है वो कैश में देने पे भी आपको उपलब्ध होगा। दूसरा सेक्शन है ATG में डोनेशंस के लिए होता है, मगर ये इसमें 2,000 रुपये की लिमिट रखी गई है सिर्फ, यानी अगर 2,000 से ज़्यादा कैश में डोनेट करते हो तो भी ATG के लिए उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ जनरल चीज़ें कैश से रिलेटेड, इस पे हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए अपने बिज़नेस या पर्सनल जो भी कर रहे हैं, क्योंकि ATG आपका पर्सनल से रिलेटेड है। फिर 269 SST वगैरह आपका फिर से पर्सनल से भी रिलेटेड होता है, और कुछ बिज़नेस से रिलेटेड आपके सेक्शंस हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई भी सवाल होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।